अरुण अपने ऑफिस से काफी लेट घर आता है। वहीं अरुण की पत्नी जूही उसका इंतजार कर रही होती है और अरुण के आते ही गुस्से में बोलती है। आपको इतनी देर कैसे हो गई घर आने में? आधे घंटे का रास्ता नहीं है, लेकिन आप घर आए 3 घंटे में। अब बताइए, अब कहाँ थे इतनी देर तक? अरे वो कॉलेज के कुछ दोस्त मिल गए थे तो मैं उनके साथ खाने पीने चला गया। दोस्तों के साथ ना टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता, बस इसलिए लेट हो गया। दोस्त मिल गए थे या फिर कोई दोस्तनी? दोस्तनी से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा यही मतलब है कि रास्ते में कोई लड़की मिल गई होगी कॉलेज की, तभी तो जनाब को समय का होश नहीं था और ना ही घर का होश था। बताना जरा वो कौन से दोस्त थे? क्या है जूही तुम्हें? अरे मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ ना। तुम हर बात में मुझ पे शक क्यों करती हो? तुम्हारा पति हूँ, थोड़ी तो इज्जत करो, थोड़ा तो यकीन रखो। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, थोड़ा तो सोचो। अरे तो मुझे शक करने का मौका क्यों देते हो? मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे बात बात पे शक करना, लेकिन जब तुम्हारा काम ऐसा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब तुम कुंवारे नहीं हो जो दोस्तों के साथ बैठ के बात करने लगे थे। एक बार भी दिमाग में तुम्हारे ये आया कि घर पे तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? घर चलता हूँ या फिर अपनी पत्नी को यहाँ बुला लेता हूँ ताकि वो भी मिल ले मेरे दोस्तों से। अरे सच में यार, मेरे दिमाग से निकल गया था, वरना मैं तुम्हें जरूर बताता या फिर वहीं बुला लेता। अरे गलती हो गई यार, माफ कर दो। अब क्या बच्चे की जान लोगी? सच में ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था। पहले तो आप मुझे इतना दुख पहुंचाते हैं और बाद में माफी मांगने आ जाते हैं। आप ही हो जो मुझे शक करने पे मजबूर करते हो। मैं कैसे मान लूं वहाँ पे कोई लड़की नहीं होगी? जरूर आप किसी लड़के की वजह से मुझे वहाँ लेकर नहीं गए हो। अब खुद बता दो वो कौन थी, वरना मैं अपने तरीके से पता लगाना शुरू कर दूंगी। अरे जूही, क्या लगा रखा है तुमने? मैं खुद कह रहा हूँ ना तुमसे कि मुझसे गलती हो गई। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना तो मैं सभी दोस्तों का ना नंबर तुम्हें देता हूँ, तुम उनको फोन करके पूछ लो कि मैं उनके साथ था या नहीं था। अरे मैं किसी लड़की के साथ नहीं था यार, मैं अपने दोस्तों के साथ था, यकीन करो। नहीं, मुझे तभी भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि लड़के तो ऐसे ही होते हैं, अपने दोस्त को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं। जब मुझे तुम पे यकीन नहीं है तो मैं तुम्हारे दोस्तों पे कैसे यकीन करूं? मैं आज तो ज्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर ये गलती दोबारा हुई ना तो देख लेना मैं क्या करूँगी। जूही की यही आदत थी, वो हमेशा ही अपने पति पर ऐसे शक करती रहती थी और अरुण भी हमेशा सफाई देते रहता था और ऐसे ही उन दोनों की गृह गृहस्थी चलती रहती है। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद जूही मार्केट जा रही होती है, तभी उसे एक आदमी पीछे से अपने पति की तरह लगता है और उसे देखकर जूही कहती है, ये तो बिल्कुल अरुण की तरह लग रहा है। अरुण आज यही शर्ट पहन कर गए हैं। मुझे पहले से ही शक था, तभी तो रात में इनकी मीटिंग होती थी लैपटॉप पे। आज रंगे हाथ पकड़ लूंगी इन्हें, फिर बताती हूँ कि कैसे झूठ बोलते हैं। कौन है वो कलमुही जो मेरे पति पे लाइन मार रही है? और मेरे पति भी ना ऐसी लड़की को भाव दे रहे हैं और ऐसी लड़की के लिए मुझसे झूठ बोला। आज तो मैं इनका पर्दाफाश करके रहूंगी। जूही उस लड़के के पीछे जाने लगती है, लेकिन उससे पहले वो वहाँ से चला जाता है। जूही को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में घर आकर अपने पति के आने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद जब अरुण घर आता है, जूही सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है। ये सब देखकर अरुण कहता है, ये सब क्या है? तुम सामान इधर उधर फेंक क्यों रही हो? अरे क्या हो गया तुम्हें अब? अरे हमेशा तो ऐसा नहीं करती हो, आज किस बात पे गुस्सा हो ये तो बता दो। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? आज तुम उस लड़के के साथ क्या कर रहे थे? अब प्लीज कोई झूठ मत बोलना मुझसे। तुम्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है उस लड़के के साथ मार्केट में। अब तुम बता दो कि वो कौन थी और तुम उस लड़के के साथ क्या कर रहे थे? कौन सी लड़की, कौन सा मार्केट? अरे मैं तो कहीं गया ही नहीं, सुबह से तो ऑफिस में ही था और सीधा ऑफिस से घर आया हूँ। अरे तुम जरा टाइम तो देखो, मैं इसी टाइम पर तो ऑफिस से आता हूँ और आज भी इसी टाइम पर आया हूँ। तुम बेवजह के ना इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं कहीं नहीं गया था। क्यों बार बार ऐसे बोलती रहती हो? शक क्यों कर रही हो मुझ पे? ऐसा शक करना ना बार बार ठीक नहीं है। अरुण इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जूही का शक दूर नहीं होता। कुछ दिनों बाद अरुण की शर्ट पर एक लंबा सा बाल मिलता है, जिसे देखकर जूही गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो तुरंत अरुण को बुलाने लगती है। अरुण, ये क्या है? तुम्हारी टी शर्ट पे किसी लड़की का बाल है, वो भी इतना लंबा। अब भी मुझसे कोई झूठ बोलोगे क्या तुम? अरे मुझे सच में नहीं पता ये बाल आए तो आए कहाँ से और किसका है। यार जूही, इतना डाउट मत किया करो मुझ पे यार, तुम विश्वास करो मेरा। मैं तुम्हारा पति हूँ, पति पे विश्वास किया जाता है, तुम मुझ पे करो ना यार। अरे कभी तो कर लो यार। कितना शक करती हो तुम मुझ पे, हमेशा शक 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 यही करती रहती हो। अरे तो तुम खुद ही बता दो ना, ये लड़की का बाल तुम्हारी शर्ट पे आया कहाँ से? मैं शक नहीं कर रही हूँ। चलो अब तुम अपने आप से बता दो, ये आखिर ये बाल आया कहाँ से?
क्योंकि ये बाल मेरा तो नहीं है, ये बाल तो भूरे रंग का है और मेरे बाल तो काले हैं। सच में यार, मेरे पास ना तुम्हारे सवालों का ना कोई भी जवाब नहीं है। देखो, तुम्हें ना अगर शक करना है तो तुम शक करो, यकीन करना है तो यकीन करो, तुम्हारी मर्जी। जूही का शक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, पर इन सब से अरुण काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। कुछ दिनों बाद अरुण परेशान होकर अपने ऑफिस में ही काफी देर तक बैठा रहता है और अरुण को इतना परेशान देखकर उसकी कलीग रिया आती है और उससे बोलती है, अरुण, तुम अब तक घर क्यों नहीं गए? इतना टाइम हो गया है, तुम तो टाइम से पहले घर जाने वाले इंसान हो और तुम अब तक घर नहीं गए। क्या हुआ? बीवी ने घर से निकाल दिया है क्या, या फिर कोई लड़ाई हो गई है? कुछ नहीं रिया, बस ऐसे ही थोड़ा सा परेशान था, तो घर जाने का मन भी नहीं था अभी, इसलिए सोचा थोड़ी देर ऑफिस में बैठता हूँ और जब सही लगेगा तो घर चला जाऊंगा। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम घर क्यों नहीं गई? मैं तो घर ही जा रही थी, लेकिन तुम्हें परेशान देखकर मैं भी रुक गई, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। अब तुम मुझे बताओगे कि आखिर हुआ क्या है, तुम इतने परेशान क्यों हो? देखो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी और ना ही तुम्हें जज करूँगी। अरे क्या बताऊँ तुम्हें मैं, हाँ? अरे मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ। मेरी बीवी ना हर बात पे शक करती है मुझ पे। वो तो इतना शक करती है ना मुझ पे कि मैं कुछ बता भी नहीं सकता। अरे मैं राम के काम करता हूँ तो वो रावण समझती है, अच्छा बोलता हूँ तो बुरा समझती है। मैं क्या करूँ उसका, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई जो मुझे ऐसे शक करने वाली बीवी मिल गई। अब रोज रोज के इस ड्रामे से मैं तो परेशान हो चुका हूँ। कोई बात नहीं अरुण, अब अगर तुम्हारी बीवी तुम पर शक कर रही है तो तुम्हारा ही फर्ज बनता है ना कि तुम अपनी बीवी का शक दूर करो। अब अगर तुम इसमें परेशान होकर ऑफिस में ही रुक जाओगे तो उसका शक तो और बढ़ेगा ना। चलो कोई बात नहीं, तुम ये सब बातें छोड़ो, चलो आज मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। रिया अपनी स्कूटी से अरुण को घर छोड़ने के लिए जाती है। अरुण रिया को अपने घर में बुलाता है। रिया और अरुण को साथ में देखकर जूही गुस्से से तिलमिला उठती है और रिया को जोर से थप्पड़ मार देती है। अच्छा, तो तू है वो कलमुही जिसके कारण मेरा पति मुझसे रोज झूठ बोलता है। तुम्हारा ही उस दिन बाल था ना मेरे पति के शर्ट पे, और तुम ही थी ना वो मार्केट में मेरे पति के साथ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम कैसी हो? शादीशुदा मर्द के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो। शर्म नाम की चीज है या नहीं तुम्हारे अंदर? तुम जैसी औरतों को मैं अच्छे से जानती हूँ, खुद का तो पता नहीं होता है, कहीं भी मुंह मारती रहोगी, किसी भी आदमी के पीछे पड़ी रहोगी। अपनी गृहस्थी तो तोड़ के ही बैठी रहती हो और दूसरों को भी तोड़ने पे तुली रहती हो। बस जूही बस, आज तो तुमने हद पार कर दी। मैं अब तक तुम्हें माफ करता रहा, लेकिन आज जो तुमने रिया के साथ किया है वो सही नहीं किया। वो मेरे ऑफिस की कलीग है, मुझे परेशान देखकर वो मेरे पास आई थी बात करने के लिए और मुझे छोड़ने के लिए घर तक आई। और जब घर के बाहर आई तो मैंने बोला चलो घर के अंदर चलो, मेरी पत्नी से मिलो। लेकिन तुमने मेरे चरित्र पे सवाल उठाकर बहुत गलत किया। आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं सब कुछ खत्म करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकता था और ना ही सोच पाऊंगा। इसलिए तुमसे दूर होने के बाद भी अकेला ही रहूंगा मैं और ना ही कभी तुमसे बात करूंगा। जूही अपने हाथों से ही अपनी गृहस्थी तोड़ देती है, लेकिन अब पछताने का क्या, अब तो बसा बसाया घर टूट ही चुका था। हरिया और गोपाल दो भाई थे। हरिया बहुत सीधा साधा था, वहीं गोपाल बहुत चालाक, जिसके चलते अपनी माँ बाप के जाने के बाद गोपाल ने सब कुछ अपने नाम करवाकर अपने छोटे भाई हरिया को घर से बाहर निकाल दिया था। जहां गोपाल ऐसे आराम की जिंदगी बिता रहा था, वहीं हरिया अपने ही खेतों में मजदूरी करके गरीबी में दिन काट रहा था। एक दिन वो खेतों से काम करके घर लौटता है, तभी उसकी पत्नी गीता कहती है, आ गए जी आप, पानी लाऊं आपके लिए? हाँ हाँ ले आओ, आज वैसे भी बहुत धूप थी, काम करने का मन नहीं कर रहा था खेतों में। तो घर चले आते, किसी ने जबरदस्ती काम करने को थोड़ी ना बोला था। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज खेतों की जुताई बहुत जरूरी थी, वरना हमारी फसल अच्छी नहीं होती। बोल तो आप ऐसे रहे हैं जैसे उन फसलों को बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो आपको ही मिलेंगे। मिलना तो सब जेठ जी को ही है। हाँ हाँ ठीक है, अब ताने मत मारो, जाकर मेरे लिए ना पानी लेके आ जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ। पता है मुझे कि आप अपने भाई की बुराई या उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते हैं। मैं तो कहती हूँ उनकी फोटो को मंदिर में लगाकर पूजा करना शुरू कर दो। गीता इतना कहकर रसोई में चली जाती है और हरिया के लिए ग्लास में पानी लेकर आती है। ये पानी कितना गर्म है, ठंडा पानी नहीं मिलेगा क्या?
हाँ बिल्कुल मिलेगा, फ्रिज में बोतल लगाई है, थोड़ी देर में ठंडा होते ही देती हूँ। ताना क्यों मार रही हो तुम? जब फ्रिज हमारे घर में है ही नहीं तो फिर बोतल किस में लगाओगी तुम? मैं तो घड़े की बात कर रहा था, घड़े का पानी दे दो, अरे वो भी ठंडा होता है। घड़ा भी नहीं है, आज सुबह काम करते हुए मुझसे टूट गया। अब आपको ठंडा पानी पीने के लिए घड़ा लाना पड़ेगा। क्या किया तुमने? आज फिर नुकसान कर दिया। आए दिन कोई ना कोई नुकसान करती रहती हो तुम। बेवजह घरे का खर्चा बढ़ा दिया, अब भैया के पास जाके पैसे मांगने पड़ेंगे। हरिया अपने भाई गोपाल के घर जाता है और अपनी मजदूरी की मांग करता है। भैया हो सके तो मुझे आज दिहाड़ी दे दो, मुझे कुछ सामान लेने जाना है घर का। क्या लाना है बताओ। भैया वो बात ये है ना कि आज गीता से पानी का घड़ा टूट गया, और आप तो जानते हैं कि गर्मी कितनी हो रही है, और इतनी गर्मी में बिना घड़े का पानी पिए हम कैसे रह पाएंगे। बस इतनी सी बात, इसके लिए तुम्हें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो पैसे तुम मुझे दे दो, और ये लो भंडार घर की चाबी, वहाँ 2-3 मटके रखे हैं, जो पसंद आए वो ले जाओ। भैया आप सच कह रहे हो? हाँ भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, अब इतना भी छोटा नहीं है मेरा दिल। भैया आप कितने अच्छे हैं। गीता बिना बात के ना आपसे नाराज रहती है। मैं अभी मटका लेकर जाता हूँ, फिर गीता को दिखाऊंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। हरिया चाबी लेकर भंडार घर जाता है और वहां से मटका लेकर अपने घर आ जाता है। मटका देखकर गीता हैरान हो जाती है, क्योंकि उस मटके में आंख और मुंह बना हुआ था, जिसे देखकर वो कहती है, आप ये क्या उठा लाए? जवानी में आंखें कमजोर हो गई है क्या तुम्हारी? अरे दिखाई नहीं दे रहा, मटका लेके आया हूँ। अब हम ना रोज ठंडा पानी पियेंगे। ठंडा पानी तो जब पियेंगे ना जब इसमें पानी रुकेगा। ये देखो, इसमें किसी ने कलाकारी करके आँख मुंह बनाया हुआ है। गीता जैसे ही मटका घुमाकर हरिया को दिखाने चलती है तो वो आंख और मुंह मटके से गायब हो जाता है। लगता है तुमने भांग खा रखी है। अरे इसमें कहाँ आंख मुंह है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे तुम ना अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, जाकर ना इसमें पानी भर के रख दो। और हाँ, ये सब फालतू बातें छोड़ दो। और छोड़ो यार, तुम क्या रखोगी, मैं ही रख देता हूँ। सुनिए, वो मटका वापस कर दीजिए, पानी नहीं रुकेगा उसमें। बिना बात के पानी गिर जाएगा, और गांव का कुआं बहुत दूर है। मैं पानी भरने नहीं जाऊंगी, देख लेना। हाँ। गीता के मना करने के बाद भी हरिया उसमें पानी भर देता है, और थोड़ी देर बाद जब वो मटके से पानी निकालने जाता है तो उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं होती। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले इसमें पानी भरा था। क्या हुआ जी, पी लिया ठंडा पानी? नहीं गीता, इसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं है, तो पीऊंगा क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? पानी तो इन्होंने मेरे सामने ही भरा था। कुछ तो बात है इस मटके में। पहले पानी ना टपकना, फिर पानी गायब होना, मटके में मुंह आँख होना। कोई तो बात जरूर है। अब तुम क्या सोचने लग गई हो? कुछ नहीं चल रहा, खाना खा लीजिए। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। दिन बीतते रहते हैं। एक रोज गीता रात को अकेली सो रही होती है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। बहू, मेरी बात सुन, मुझे यहाँ से आजाद कर दे। कौन बोल रहा है? बहू, मैं तेरी सास हूँ, मुझे इस मटके से बाहर निकाल, मुझे मेरी सही जगह पहुँचा दे। आवाज सुनकर गीता इधर उधर सर घुमाती है। तभी उसकी नजर मटके पर जाती है, जो कि बात कर रहा होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। ये मेरे पति कौन सी मुसीबत उठा लाए हैं? ये कैसा जादुई मटका है जो बोलता है? देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी सास को मेरे जमाना हो गया है। तुम पक्का कोई चुड़ैल हो जो मुझे डराने आई हो। नहीं नहीं बहू, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तेरी सास हूँ। तू एक बार मेरी बात सुन ले। बोलिए, क्या बोलना है आपको? ये मटका कोई आम मटका नहीं है। ये हमारे पूर्वजों को अपनी जमीन में गड़ा हुआ मिला था। जब उन्होंने घर बनवाने के लिए खुदाई करवाना शुरू किया था, इससे वो लोग गरीबों की मदद करते थे। जो गलत नीयत से इस मटके को छूता,
उसे इसमें राख के सिवा कुछ नहीं मिलता है। मटके के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन आप इस मटके में कैसे आई? मैं ये राज तेरे जेठ को बताने जा रही थी, तभी मैंने उसे किसी से बात करते सुना कि वो सारा खजाना मिलते ही गरीबों की मदद करने की जगह उन्हें बेचकर खुद मुनाफा कमाएगा। सच्चाई जानने के बाद मैंने गोपाल को ये राज बताने से मना कर दिया, जिसके चलते उसने मुझे मार डाला। और इस बात से अनजान कि पूर्वजों से मिला खजाना इसी मटके के अंदर है, वो मेरी अस्थियों को इसमें कैद कर चुका था, ताकि मैं जिंदगी भर तड़पती रहूं, जैसे वो खजाने के लिए तड़प रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? माना जेठ जी पैसे के लालची हैं, लेकिन मैं इस बात को कैसे मान लूं कि वो अपनी सगी माँ की जान ले सकते हैं? मैं उसकी सगी नहीं, सौतेली माँ हूँ। मेरे साथ ये राज भी चला गया। अब अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अपने पति को अपनी कसम देकर पूछियो ये सारी सच्चाई, तब तुझे विश्वास हो जाएगा। मुझे याद करके इस मटके में हाथ डालना, तुम्हें मेरी अस्थियां मिल जाएंगी। तुम ही हो जो मुझे मुक्ति दिला सकती हो। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। हरिया के आते ही वो उसका हाथ अपने सर पर रखती है और अपने जेठ और अपनी सास के रिश्ते के बारे में पूछती है, जिस पर हरिया उसे सच बता देता है, जिसे उसे यकीन हो जाता है कि उसकी सास सब कुछ सच बोल रही थी। जिसके बाद वो हरिया को रात की सारी बात बता देती है। सारी बातें सुनकर हरिया के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब ये मटका एक जादुई मटका है, लेकिन मुझे ना तो माँ की आवाज सुनाई दे रही है ना दिखाई दे रही है। जो चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है वो मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रही? हो सकता है शायद इसलिए क्योंकि आप अपने बड़े भैया पर खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं। कहीं आप उन्हें सब बता ना दे। शायद तुम सही कह रही हो। भैया ने सिर्फ धन दौलत के मामले में ही नहीं, अपने रिश्तों में भी धोखा दिया है। लेकिन मैं अपनी माँ को मुक्ति दिलाऊंगा। आप सही कह रहे हैं। गीता अपनी सास को याद करके जैसे ही उस जादुई मटके में हाथ डालती है, उसे उसकी सास की अस्थियां मिल जाती है। जिसके बाद दोनों उसे ले जाकर गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं। और जब घर आकर देखते हैं तो पूरा मटका सोने चांदी से भरा होता है, जिससे वो अपनी परेशानियां दूर करने के साथ साथ गांव की गरीबी को दूर करने में भी मदद करते हैं। कुछ समय में हरिया अपने खुद के खेत, बड़ा घर सब कुछ ले लेता है। गोपाल को जब ये सब चीजें पता चलती हैं तो वो हरिया के पास आता है। जब से तुम मेरे घर से वो मटका लेकर आए हो, मानो तुम्हारे हाथ खजाना लग गया हो। जिनको खुद खाने को नसीब नहीं होता था, अब वो गरीबों की मदद कर रहे हैं। मुझे मेरा मटका वापस कर दो। भैया आपको वो मटका वापस नहीं करेंगे। मैं वो मटका लेकर ही जाऊंगा, वरना तुम सच सच बताओ कि इस मटके का क्या राज है। कभी नहीं, हम आपको कभी कुछ नहीं बता सकते। हरिया की बात सुनकर गोपाल मटका लेकर भाग जाता है। हरिया और गीता भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। भागते हुए उसका पैर मुड़ जाता है और उसका सर जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे गोपाल की मौत हो जाती है और गरीब के जादुई मटके का राज ही रह जाता है।